अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपकी होस्ट आमसा फातिमा दिल से मोहब्बत नावल लेकर आई है। हवेली बेस्ड नावल है, वडेरा बेस्ड नावल है, तो वाइफ बेस्ड पोलाइट हीरो रूट हीरोइन के साथ फोर्स मैरिज बेस्ड नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इज़हार शुरू कीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज के एपिसोड बहुत ही रोमांटिक और डिफरेंट होने जा रही है। जी तो बढ़ते हैं आज के नावल की जानिब। बचाओ कोई पानी लाओ, हिजरे में आग लगी है। वसाई बड़ी से बुरी तरह चीख रही थी। हवेली के दरवाजे बंद होने लगे थे, मुलाजिम भागते हुए जमा हुए थे। जितनी देर पानी हिजरे तक लाए गए इंतजाम होता था तब तक ख़त्म हो चुका था। बस एक लाश जली थी, सख्त लाश बची थी। और हाय मेरी बच्ची, वडेरी अम्मा को गश आ गया, बीबी रिक्शा जलकर मर गई। यह खबर हुजरे में लगी आग से भी ज़्यादा तेज़ी की तरह पूरे गोट में फैल गई थी। हवेली में ये ज़ोर की आग लगी थी और बीबी जल के मर गई। नहीं नहीं, हवेली में नहीं, हुजरे में आग लगी है। हिजरे के पीछे जो गोदाम था गंदम से भरा, जल कर राख हो गया। बूढ़ी मुलाजमाएँ अपनी मालूमात का रोक झाड़ रही थी। हर कोई अपनी अपनी बोली बोल रहा था। एक वसाई थी जिसका तड़प तड़प के रो रो के बुरा हाल हो रहा था। दूसरी तरफ वडेरी अम्मा जो गिरी थी, उठने का नाम नहीं ले रही थी। सारी जिम्मेदार बहू के सर आन पर पड़ी थी। मर्दाने में अलग आना जाना लगा हुआ था। मीर जरिया, मीर हकम शाना बिशाना गो के ज़रूर थे, लेकिन उनके चेहरे की संजीदगी, आंखों में चाहे सुर्खी और पेशानी के बाल कोई और ही नहीं कहानी सुना रहे थे, जैसे सुनने की ज़रूरत फ़िलहाल किसी और को महसूस नहीं हो रही थी। वो जान गए थे कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। बीबी जन्नत मकानी थी और सारी तकलीफ़ें दुनिया में ही देख ली थी। और कोई हतून आह भर के बोली थी, हाँ बशमूल जहन्नम के। सोनल बड़बड़ा के रह गई थी। उसकी अम्मा ने बेसाख्ता ही उसके कंधे पर रख कर मज़ीद कुछ कहने से रोका था। रिक्शा आहर को उसकी भतीजी थी। अच्छा हुआ जान छोटी। अंदर ही अंदर उसने सुकून की लहर महसूस की थी। जनाजे का वक़्त हुआ था और गोट की मस्जिद से मुअज्जिन ने बार बार ऐलान किया था। आहर को एक बीबी के जनाजे का ऐलान था। इधर मैयत कब्र में उतारी गई थी और इधर मीर दादा के यहाँ नई ज़िंदगी ने आँख खोली थी। 4 बेटे के बाद मीर दादा के यहाँ लड़का पैदा हुआ था। वडेरी अम्मा को समझ नहीं आया कि रोएं यहाँ से। चलो अच्छा, इसी बहाने मीर उमर का नखरा तो ख़त्म हुआ। बड़े अकड़ते थे दोनों अपने बेटों पे। सोनल ने एक जहरीला सा तबसरा किया था। सोनल तो अपने आपे में से बाहर हो रही थी। हवेली का वारिस आया है, खुशी तो बनती है। मीर उमर के बेटे अब वारिस नहीं रहे थे और तो फिर कहती हैं अल्लाह तेरी गोद हरी क्यों नहीं करता। वडेरी अम्मा ने अपनी सुर्ख आंखों से घूरता हुआ दिल में जो तूफान उठ रहा था किसी को भी तो नहीं बता सकती थी। इस बार अल्लाह साईं मेरी भी सुनेगा, आपके बेटे का नाम बेनाम नहीं रहेगा। सोनल गुस्से से बोलती वॉकआउट कर गई थी। मीर उमर ऐसा भी क्या पराया हुआ कि बीबी के जनाजे पे भी नहीं आया। खानदान के हर फर्द के लबों पर बस यही सवाल था, वो मुल्क में नहीं है। जो अब जवाब मीर जरियाब ने की तरफ से आया था। मंठार चौंकी मीर जरियाब को देखने लगा। आहर को मीर उमर की पर्दापोशी करने की क्या ज़रूरत थी। उसे मंठार के मन में शिद्दत से ये ख्याल आया था। रात होते ही उसने मीर जरियाब से पूछ लिया था, मामा सही आपके सवाल का जवाब तो मैं बाद में दूंगा, पहले ये बताएं वो लड़की कौन थी। मीर जरियाब की ज़ेरक निगाहें मंठार पर जमी हुई थी कोई बाबा तुम क्यों पूछ रहे हो। मंठार ने इतना ध्यान ही नहीं दिया था। आप अच्छी तरह जानते हैं मैं क्यों पूछ रहा हूँ। एक जिंदा इंसान को जला देना कौन सा इंसाफ है मामा सही। आखिर वो गरीब थी कौन। मीर जरियाब के अंदर में अंदाज में वहशत थी। इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत जो भी थी वो बीबी की लगाई कालक धो गई हमारे शिमलों से। अरे ये कमीन होते ही हैं इसी काम के लिए हमारे काम आ सकें, वो भी एक लावारिस लड़की शहर की। मंठार ने भांजे के बिगड़े हुए तेवर देकर आधी कहानी सुनाई थी। वो लड़की शहर के एक नाम नहाद वेलफेयर सेंटर से मंठार ने बुलवाई थी और एक अच्छी और बाइज़्ज़त ज़िंदगी के नाम पे उसे झांसा दिया था और उसे हवेली में रखा जाएगा। वो हवेली ज़रूर आई थी, लेकिन उसका ठिकाना हुजरा था और वो भी एक रात के लिए। अंदरून सिंध की मिट्टी में एक कब्र की लावारिस लड़की के नाम खोदी जा चुकी थी। रिक्शा फातिमा अब उसके साथ थी। मंठार जानता था कि ये बात उसकी नाक कटवाएगी, सो उसने जीते जी बीबी रिक्शा फातिमा को मार दिया था। उस लड़की को बीबी रिक्शा के नाम पे हवेली चढ़ाया गया था और रिक्शा की बात तो मंठार ने उसके लिए सजाए मौत का इंतखाब किया था। बस कुछ दिन और वो सिर्फ मौके की तलाश में था जब वो ये शख्स और रिक्शा फातिमा दोनों को ही मौत की घाट उतार सकेगा। और इस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए बस उसे थोड़े मौके की तलाश थी और दोनों को मौत की घाट उतारना ही था। मैं सोच रही थी कि इसमें ग्रीन शेड होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन ये पिंक भी बेस्ट है। क्यों रिया, क्या कहती हो। समीरा उसके सर पर दुपट्टा निकालते हुए पार्लर से आई हुई लड़की से पूछ रही थी। यू आर राइट मैम,
लेकिन इनके कम्बिनेशन पे यही सूट कर गया। वो लड़की हासी साहब होती है जो इतने साफ इत्मीनान से बोल गई थी, हाँ कह सकते हैं, चलो तुम फाइनल टच देख लो। समीरा उससे पूछ के ही फंस गई थी, इसलिए बात फ़ौरन बनाई थी। आज उसने और सुमैया ने अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर मेहंदी का फंक्शन अरेंज किया था। घरेलू की सी तकरीब थी जिसे महदूद पैमाने पर मुनक्किद किया गया था। समीरा अपनी सिस्टर इन लॉ का चेहरा तो दिखाओ, तो ये क्या ओल्ड फैशन का रखा है। समीरा की एक दोस्त नज़ाकत से कह रही थी, और वो ही क्या वहाँ मौजूद तमाम खवातीन शदीद बोर हो रही थी दुल्हन का चेहरा घूंघट की आड़ में देख के। अभी रस्म शुरू होने वाली है और वैसे भी जब तक जश्न नहीं देखेगा कोई भी दुल्हन को नहीं देखेगा। समीरा ने शरत बताई, दीन समीरा तुम इनको देख सकती है। समीरा की दोस्त रजा लबलबाद बोली थी, नो ऐसा भी नहीं है। लुक समीरा, ये 18वीं सदी के नमूने के यशर ज़्यादा देखेगा, इम्पॉसिबल। और यू आर रजा। और उसकी बात सुनकर रिक्शा लब काट के रह गई थी। इतनी अंग्रेज़ी उसे भी आती थी और लफ्ज़ों से ज़्यादा तो लहजों की काट मानी रखी है। उसकी काट की पहचान उसे आज नहीं तो पिछले कई सालों से हुई थी। आज कहाँ है ज़रियाब, ऐसी भी क्या मसरूफ किया जो बताने का वक़्त नहीं है। गोरी को बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। मीर ज़रियाब उसे मीर उमर के घर जाने का कहकर घर से निकले थे। अब वो गोड पहुँच चुके थे और उसे घर की मुलाजमा ने बताया था कि उसका शोर मीर ज़रियाब का खास मुलाजिम था। सो उसे सारी खबरें होती थी। अब गोड क्यों? गौरी ने नागवारी से पूछा। वो बीबी जी का इंतकाल हो गया ना, मुलाजमा ने इतला दी थी। कौन सी बीबी? गौरी ने हैरत से पूछा। वो ही जो साईं की बहन भी थी। क्या तुम्हारा दिमाग तो ख़राब हो गया? नहीं ख़राब हो गया। गौरी अपना दिमाग भाग से उड़ता था कि ये सुन के कसमें बीबी और ना सैन क्यों जाते। भला मुलाजमा उसके तेवर देखकर खौफजदा हुई थी। ऐसे कैसे हो सकते हैं, वो तो शहर थी ना। गौरी का दिमाग घूम रहा था, उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे हो गया है। फ़ौरन उसके ज़ेर में ख्याल आया और उसने यशर ज़िया को कॉल मिलाते ही उसे कॉल पे बात करने लगी थी। यशर ज़िया ने गौरी का फ़ोन देखते ही फ़ौरन से कॉल अटेंड की थी। यशर, हाँ जी, शहर ही थी, लेकिन कल शाम ही सारे गोट वापस किए थे और रात हुजरे में आग लगी थी। मुलाजमा ने उसे सारी तफसील बताई। गौरी का दिमाग साएँ साएँ करने लगा था। इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत एक जायज़ हक़ इस्तेमाल करने पे बहन को जिंदा जला दिया। वो दोनों हाथों से सर थाम के रह गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुलाजमा उसके चेहरे के उतरते रंगों को देख के डर सी गई थी। बीबी आप ठीक तो हो ना? वो परेशान सी हो गई थी। इतनी परेशानी वाली बात तो थी ना। कमरे गौरी उसका हाथ झटकते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ी थी। और वो तो मीर ज़रियाब, तुम्हारे यहाँ से जाने का मकसद ये था? तुम इंसाफ देने नहीं जुल्म का साथ देने गए हो। या अल्लाह, ये ज़मीन फटती क्यों नहीं, आसमान गिरता क्यों नहीं? मेरे मालिक, ये कैसे लोग हैं जिनके दिल ज़रा भी नहीं कांपे? दिल सोच के ही गौरी का वजूद लर्ज़ रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मीर ज़रियाब भी इस तरह किसी के साथ जुल्म कर सकता है। तुमने सुने लोगों के कमेंट्स? यशर समीरा ने उससे पूछ रही थी। नहीं, तुम ही बता दो क्या कमेंट्स हैं? वो एकदम से हैरान होते हुए उससे पूछ रही थी। तुम्हें नहीं पता लोग कैसे कमेंट्स कर रहे थे, और तुम्हें इस बारे में खुद पता होना चाहिए था। कानों को खुले रखना चाहिए था। समीरा, अपने भाई की कमेंट नहीं कम्प्लीमेंट सुनने की आदत डालो डियर सिस्टर, इससे तबीयत अच्छी रहती है। यशर ज़िया इत्मीनान से बोला। कम्प्लीमेंट हूँ तो सुनो ना। समीरा का मूड कुछ ऑफ था। सुनो, ये सारी जाली खवातीन को एक जगह जमा करने की ज़रूरत क्या थी? आप देखो, मूड ख़राब हो गया ना। यशर उसके चेहरे के तासरात साफ देख रहा था। माय डियर ब्रदर, ये सारी जाली खवातीन आपके सर्कल से भी ताल्लुक़ रखती हैं। कल को वो सब मिसेस यशर को कैसे ट्रीट करेंगे आज ही दिखाई दे रहा है। समीरा ने संजीदगी से कहा। यू डोंट वरी समीरा, मिसेस यशर को ट्रेंड कैसे करना मेरा मसला है। ये तुम बताओ, फ़्लाइट कब की है तुम्हारी? और यशर ने बात बदलते पूछा। मीर उमर समीरा और बच्चों को लेके इसी दिन जा रहे थे जिस दिन रिक्शा की रुखसती तय थी। रात की ही थी, ऑफ कोर्स 2 बजे की। समीरा को अभी सोच के कोफ्त हो रही थी। एक जम सेट छोड़कर उन्हें पाकिस्तान से मूव करना पड़ रहा था और ये कोई इतनी आसान बात नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने भाई की खातिर और अपने साले की खातिर मीर उमर ने ये स्टेप उठाया था और फिर उसे ये करना ही था। यही उसके बच्चों के लिए सेफ था और वो एक बाप बन के सोच रहा था। मीर उमर फ़ोन न जाने कब से बज रहा था, लेकिन गौरी की समातें सुन कब रही थी। तो वो तो उस दिन के बाद ऐसी गुमसुम हुई थी कि मुलाजमा भी परेशान हो गई थी। सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती। खाना मूड हुआ तो एक दिन का खा लिया, तो नहीं तो सारे दिन दरों दीवार को घूरने ही निकल जाता। बीबी सैन का फ़ोन है। मुलाजमा ने उसकी जानिब कार्डलेस बढ़ाया था। वो सेल फ़ोन पे कॉल अटेंड नहीं कर रही थी, तो मीर ज़रियाब को इधर कॉल करनी पड़ी थी। साईं
मत कहो कातिल हैं ये लोग, जालिम हैं, जाबिर हैं, सबको मार देंगे। ये बहुत ज़हनी अंदाज में चिल्लाई थी। उसकी चीखने की आवाज़ और बात सुनकर मीर ज़रियाब दंग रह गए थे। पता नहीं साईं बीबी को क्या हो गया। मुलाजमा हो रही थी, सुनो बीबी को कहीं मत जाने देना, मैं शाम तक खैर पहुंच जाऊंगा। मीर ज़रियाब ने अदाएँ दे के फ़ोन बंद कर दिया था। गौरी उनके बारे में क्या सोच रही थी, शदीद गलतफहमी का शिकार हो चुकी थी। मीर ज़रियाब समझ चुके थे कि वडेरी अम्मा किधर है। उन्होंने एक मुलाजमा से पूछा था, वो जी अपने कमरे तक ही हैं, अगर कोई है तो वहाँ तो हटा दो उसे। मीर ज़रियाब की हदायत थी। मुलाजमा सर हिलाते हुए चली गई थी और फिर वडेरी अम्मा अपने कमरे में बंद होकर रह गई थी। उसे तो अपनी बेटी के दुख ही। सोनो तुम बाहर जाओ, मुझे अम्मा से कुछ बात करनी है। मीर ज़रियाब वडेरी अम्मा को एक कमरे में आए। सोनल तो वहाँ पहले से मौजूद थी। ज़ाहिर है मुलाजमा बेचारे की सोनल पे कहाँ चलनी थी। जाती हूँ साईं, पहले तो आपको देख तो लूँ, मेरी आंखें ही तरस गई आपकी शक्ल देखने को, सोनल ने बड़ी अदा से कहा था। मीर ज़रियाब को उस वक़्त की रागनी से खौफ तो हुई थी, और फिर सोनल जी कोई वक़्त है इन बातों का। उन्होंने रसान से टोका था, ओके वो तो ना, तो मैं साईं दूसरा कौन सा वक़्त मिलता मुझे आपका। वो तीखे अंदाज में बोली थी, तुम अपने कमरे में जाओ, हम वहीं बात कर लेंगे, सारी ठीक है। उन्होंने नरमी से कहा था, ठीक है, लेकिन ज़रा जल्दी। वो हुक्मिया अंदाज में कहती गर्दन अकड़ा के बाहर निकल गई थी। मीर ज़रियाब उसकी बात पे ध्यान देते हुए बिना वडेरी अम्मा के पास कुछ थके अंदाज में बैठे थे। एक राज मैंने आपका रखा है, एक राज आप मेरा रखेंगी ना, मीर ज़रियाब पूछ रहे थे। वडेरी अम्मा ने हैरत से उनका अंदाज देखा था और हैरत से तके जा रही थी वडेरी अम्मा कि आज मीर ज़रियाब अपनी माँ के साथ कैसे बात कर रहा है और कौन से राज की बात कर रहा है। वडेरी अम्मा को नहीं समझ में आ रहा था कि आज अपने बेटे का एक अलग और तब्दील होता हुआ रवैया, वो दिन जिसे अरमानो भरा कहा जाता है रिक्शा फातिमा के लिए, वो दिन इम्तिहान की एक ऐसी घड़ी साबित होना था जिसका आखिर उसे मालूम ही ना था। सुबह से उसका रो रो के बुरा हाल था। मीर उमर फजर की नमाज के बाद उससे मिलने आए थे। तुम अब इस घर की हो रही हो रिक्शा, हमारी लाज रखना, मीरों की इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में है। वो ढके छुपे अल्फाज में बहुत कुछ बावर करवा गए थे। वाओ रिक्शा, तुम्हारी मेहंदी का रंग तो बेहद कमाल है, यशर की मोहब्बत का रंग तो बहुत गहरा है। सिमिरा को गो दकियानुसी नहीं थी, लेकिन कुछ रंग हर क्लास में यूनिवर्सल ट्रूथ की हैसियत रखते हैं, सो उसका भी यही हिसाब था। रिक्शा क्या कहती, वो बस सर झुका के रह गई थी। जो जिस तरह चल रहा था चलने को तैयारी थी। पुत बेटे, ये कौन सी जगह है, तुम्हारा घर ये तो नहीं है। वडेरी अम्मा अजनबी जगह देख के चौंकी थी। अम्मा सही, ये भी हमारा घर है, आप यहाँ आपकी दूसरी बहू रहती है। मीर ज़रियाब ने जचे तुले अंदाज में धमाका किया था। दूसरी बहू? वडेरी अम्मा ने हैरत से उसकी शक्ल देखी थी और हैरान होती भी क्यों जी, अगर किसी को पता चल गया ना कि हासकर अदा को, तो तुम जानते हो मीर ज़रियाब एक तूफान आएगा। वडेरी अम्मा कुछ जिंदगी और खौफ से बोली थी। अम्मा सैन, ये सब सुनते सुनते इतने साल निकल गए हैं, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी घर का आराम चाहिए जो सोनल जैसी औरत मुझे नहीं दे सकती, इसलिए मैंने शहर में ही शादी की। सोनल वही रहेगी, दोनों के साथ इंसाफ होगा। मीर ज़रियाब उनसे संजीदा था। और क्या पता आने वाली तो पहल, अल्लाह तुझे औलाद से भी नवाजे। चल मेरा पुत मेरी बहू से फिर मुझे मिला दे। वडेरी अम्मा कुछ रिलैक्स होते बोली थी, ठीक है आए। मीर ज़रियाब कहते हुए गाड़ी से उतरे थे। वो जानते थे कि गौरी वो खबर सुन के कोई ना कोई रिएक्शन देगी, सो उसके रिएक्शन पर बांधने के लिए उन्होंने वडेरी अम्मा को साथ लिया था। वो रिश्तों की शायक लड़की एक नया रिश्ता देकर पुरानी बातें भूल जाएगी। मीर ज़रियाब कुछ दिनों में ही जान गए थे। बीबी साईं आ गए, मुलाजमा ने उसे खबर दी थी। खबर देते ही गौरी ने अपनी हक तकसीद रह गई थी और अपने कमरे में बंद थी और उसे दुनिया की कोई खबर नहीं थी। वो बहुत सदमे में थी। मीर ज़रियाब की इस तरह की हरकत पे वो एकदम से हैरान हुई थी। उसे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। तो मैं क्या करूं, गौरी उस पर गुस्सा हुई थी। आप ये करें कि इस्तकबाल की तैयारी करें। मीर ज़रियाब नरमी से बोलते अंदर कमरे में दाखिल हुए और कमरा कम और अखाड़ा के मंजर पेश कर रहा था। उनकी नफासत पसंद तबीयत पे ये मंजर नहायत ग्रां गुजरा था, लेकिन फ़िलहाल गौरी को हैंडल करना ज़्यादा अहम था। एक कातिल के इस्तकबाल की तैयारी, उसके लिए तो पुलिस स्टेशन खबर करनी चाहिए ना। गौरी तड़ाक के बोली थी, निहायत संगीन इल्ज़ाम है ये। मीर उमर उसके पास बैठते हुए बोले थे, मेरा बस चले तो इल्ज़ाम के बजाय सीधा सीधा मुजरिम साबित करूं आपको। गौरी ने अपनी सुरख निगाहें उनके बावकार चेहरे पे जमाई थी। मुजरिम तो हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत के।
बातों से मत बहलाएं, इससे हकीकत नहीं छुप सकती। हकीकत मालूम कब है आपको जो छुपाई जाए। आंखों देखा और कानों सुना हमेशा सच नहीं होता गौरी। क्या मैं आपको ऐसे ही लगता हूँ जो सब कर सके? आपने सुना? मीर ज़रियाब ने शानों से थाम कर उसका रुख अपनी जानिब किया। गौरी ने सपाट नज़रों से उन्हें देखा, लेकिन जो हुआ इससे आप इनकार नहीं कर सकते। वो उसकी जानिब देखते हुए उसकी बात का जवाब दे रही थी और फिर उसके सामने बिलमुकाबिल खड़ी थी। आप मुझे बताएं, आपने इतना जुल्म कैसे किया? मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। मीर ज़रियाब संजीदा थे। आपकी बहन को जिंदा जला दिया गया। आप चुप हैं और कहते हैं इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। मीर ज़रियाब, बर्बरियत की कौन सी पस्ती है? आप इतने जालिम होंगे मैंने सोचा भी नहीं था। गौरी चीख उठी थी। हमने आपके लफ्ज़ों को मान रखा है। इस आग के पीछे छुपा इंसाफ आप गैर जानबदारी की ऐनक से देखेंगी तो ही समझ आएगा ना। आपको क्या लगता है ये रस्म रवाज ऐसे ही शिकस्त खा लेते हैं? नहीं गोहर आरा, हम इंसानों को खून तक जला देते हैं। मीर ज़रियाब भी फट पड़े थे। गौरी आंखें हैरत से फैल गई थी। ये क्या कह रहे थे? मीर ज़रियाब बीबी कहाँ है? मीर साहब, उसने लड़ती आवाज़ में पूछा था। वो हमारे लिए मर चुकी है, लेकिन हकीकत तो ये है कि इस ज़मीन पे उसके हिस्से का दाना पानी मौजूद है। मीर ज़रियाब ने हकीकत बता दी। तो वो कौन थी? गौहर के असाब तने हुए थे। मुझे नहीं मालूम, ये सब मामा साइन ने देखा था। मीर ज़रियाब को सफाई देने की आदत कतन नहीं थी। मंठार, तुम बाज नहीं आओगे ना? गौरी बड़बड़ा के रह गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या ड्रामा और क्या नाटक होता जा रहा था। वो किस सिचुएशन में फंसी थी उसे खुद भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था। अच्छा अब उठो, तैयार हो, तुमसे मिलने को ही आया है। मीर ज़रियाब ने उसे नामुल करने की कोशिश। वो फ़ौरन चौंकी थी। बहुत हास हंसती हैं। आपकी पहली बेगम तो नहीं है कि? गौरी बजुस्की से बोली। नहीं, फ़िलहाल हम आपको झील लें काफ़ी है। मीर ज़रियाब शुगुफ्तगी से बोले। इसका मतलब है आप मुझे तंग आ गए हैं? गौरी ने पूछा। ओह बिल्कुल भी नहीं, गुड़ तो फिर देखते हैं। गौरी कहते हुए उठ गई थी। उठते हुए वो तैयार होने लगी थी और तैयार होकर जल्दी से आप बाहर आ जाएं, फिर आपको मिलवाते हैं। और वडेरी अम्मा को देखकर वो जितना हैरान हुई थी उतना खुश भी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उनसे मिले। मीर ज़रियाब ये रिश्ता निभाने के लिए किस हद तक संजीदा था गौरी को नज़र आ रहा था। उसने वडेरी अम्मा की पजीराई ही की थी। अब मेरे बेटे को वारिस तू ही देगी। वडेरी अम्मा उससे मिलकर कुछ ज़्यादा ही खुश हुई थी। गौरी उनकी बात सुनकर बुरी तरह छिनक गई थी। उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो अपनी माँ से मुझे मिलवाएगा, लेकिन उसने मिलवाया। इसका मतलब है कि वो अपने रिश्ते को लेकर बेहद तक संजीदा है और फिर खुश भी है, और वो उसे उतना ही सुकून देना चाहती थी। गौहर, आप आई नहीं कल भी और आज भी? आपको कोई पता नहीं? सब ठीक तो है ना? यशर ज़िया ने पूछा था। जी यशर साहब, असल में यहाँ इतना कुछ चल रहा है, क्या बताऊँ? गौरी ने आहिस्ता आहिस्ता बात बता दी। ओ माय गॉड! यशर ज़िया ने आंखें बंद करते बेसाख्ता पेशानी मसली। ये नाखुदा को पूछने वाला कोई नहीं यशर साहब, मैं इस कदर परेशान हो चुकी थी कि आपसे रब्ता करना भी याद नहीं रहा। गौरी ने उसे वजह बता दी। डोंट वरी मिस गौरा, बस आज के दिन ठहर जाएं, कल से इन मीरों की उल्टी गिनती शुरू। यशर ज़िया ने नया ठंडे लहजे में कहा था। ज़रियाब नहीं है इस मामले में। गौरी बेसाख्ता सी बोली थी। गौहर, आप आज रात की तैयारी कीजिए, मैं चाहूँगा कि आप मेरी शादी में ज़रूर आएँ। यशर ने उसे कुछ कहने का मौका दिए बगैर ही रब्ता ख़त्म कर दिया। गौरी आगे का लाया अमल बनाने लगी थी कि वडेरी अम्मा ने उसे बुलवा लिया था। तो जानती है ना आज शादी है? और वो उससे सरगोशी में पूछ रही थी। गौरी ने सिर्फ सर हिलाने पर इक्तफा किया था। और फिर गौरी तो ठीक है। वडेरी अम्मा ने उसकी तरफ देखते हुए उसकी रजामंदी पूछी थी। क्या तू जाना चाहती है? तो फिर ठीक है, अपनी तैयारी कर ले, हम दोनों शादी में ज़रूर शामिल होंगे। वो उसकी जानिब बढ़ते हुए उसके गले लगा गई थी। उसे फिर चलने की तैयारी कर उसे आर्डर की। उस जेवरात में उलझ गई थी। ज़रियाब भी जाएंगी और नहीं, आप सब पहचानते हैं, इसमें इसने मना भी कर दिया है। ये तुम शहर वालियाँ इतने सवाल क्यों कर लेती हो? जाओ जाके तैयार हो। अब वडेरी अम्मा कुछ उकता के बोली। रिक्शा, तुम्हारा बीपी कितना लो हो रहा है? पूरी ठंडी पड़ गई। सुमिया उसका हाथ थामते हुए बोली थी। कुछ नहीं होता, रिलैक्स रहो, देखो तुम्हारी अम्मा भी आ गई हैं। सुमिया ने सामने की तरफ देखते हुए कहा। रिक्शा ने बेयकीनी से निगाहें उठाई। हाँ, वो उसकी माँ ही थी। वो साथ ही जानी पहचानी सी लड़की जिसे यशर ज़िया के घर देख चुकी थी। मेरी बच्ची, क्या रूप आया है। वडेरी अम्मा आबदीदा हो गई थी। माशाल्लाह। गौरी ने आगे बढ़ के नरमी से कहा था। ये भी तेरी भरजाई है रिक्शा? मीर ज़रियाब की घरवाली, वडेरी अम्मा ने दबे दबे जोश से बता दिया। रिक्शा ने हैरत से उसे देखा था और उसकी हैरानगी बिल्कुल भी कम नहीं हो रही थी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ज़िंदगी में और कितने तब्दीलियाँ और कितने उतार चढ़ाव आने हैं। और फिर रिक्शा ने हैरानगी की इस हद तक इंतहा हो गई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था। हम पहले मिल चुके हैं, गौरी को याद था। रिक्शा ने सिर्फ सर हिलाने पर इत्तेफाक किया था। वो कुछ उलझ सी गई थी। मैं जानती हूँ तुम परेशान हो और हैरान भी, लेकिन फिक्र न करो, मैं तुम्हारी दोस्त ही हूँ। गौरी ने उसकी पेशानी पर सजा टीका दुरुस्त करते हुए उसकी परेशानी को दूर किया था। आप और वो, रिक्शा ने कहना चाहा, मैं और वो, सिर्फ हम दोनों ही तुम्हारे खैर ख्वाह हैं। बारात लगता है आ गई है, गौरी ने उसकी बात काटते हुए कहा। रिक्शा लब पींच के रह गई थी। उस स्किन और गोल्डन इम्तजाज की शरारा सूट में मलबूस रिक्शा पे वो दुल्हापे के खूब रूप चढ़ा था। दुल्हन तो एक बार पहले भी वो बनी थी, लेकिन वो रिश्ता बिद्दत से जुड़ा था। ये रिश्ता एक सुन्नत के तहत था। वो वादों का पक्का, लगन का सच्चा था। शख्स उसे ले जाने आ चुका था। ये शर्जिया उसे हिनाई हाथों को मजबूती से सामने उसके साथ ले जाने का अजान दिया था। वडेरी अम्मा ने उसे अपनी दुआओं की छाँव में रुखसत किया था और उसे ढेर सारी दुआएं दी थी। वडेरी अम्मा की आज बरसों पुरानी एक ख्वाहिश पूरी हुई थी और अपनी बेटी को मजबूत हाथों में देकर आज वो सुरखरू भी हो चुकी थी और उसे अंदाज़ा था कि वो किस हद मजबूत हाथों में जा चुकी है। फैंसी लाइट्स जगमगाती उसका चाहना ख्वाबगा उस वक़्त तन्हा था और समैया इस कमरे में छोड़कर माजरत करती समीरा को सियाब करने की घर से एयरपोर्ट जा चुकी थी। रिक्शा नहीं जानती थी कि अब येशर समेत उस घर में कितने लोग बाकी हैं। घबराओ मत येशर, ज़ीरो इज़ वेरी नाइस। येशर भाई इज़ वेरी नाइस, उसके साथ अच्छा फील करोगी। समैया ने उसे जाते तसल्ली दी थी। रिक्शा की तसल्ली क्या हक होती, उल्टा सोच सोच के उसका ज़हन परेशान हुआ जा रहा था। उसकी वजह से कितने लोग मुसीबत में आ गए थे। मेरी उम्र को इस वजह से एक ही तरह से इज्जत करनी पड़ी थी और दूसरी तरफ वडेरी अम्मा जीती जागते अपनी बेटी को मुर्दा करार दिया था। क्या रिक्शा हो गया इस माँ के दिल पे। रिक्शा की पेशानी पर शबनमी कतरों की लबरेज हुई थी। ये सब किसके लिए हुआ था? सब रिक्शा के लिए, सिर्फ रिक्शा के लिए। कौन? हेलन ऑफ ट्राई, जिसके लिए बरसों के रवाजों की जंग का गड़ा फैलाया था। रिक्शा का दम घुटने लगा और वो घबरा के दरीचे से आन खड़ी हुई थी और ढकी चेहरे को टकराई थी। उसकी आंखें बूंदे से सांस ली थी। अगर जो किसी को पता चल गया कि तुम जिंदा हो तो वो किस अजाब में डाल दिया मुझे तुमने। ये शर्जिया, इससे तो अच्छा था मैं उस हुजरे में थी। रिक्शा ने फूलों में सजी सेज को देखा था। कम से कम सांस लेती तो पशमानी तो नहीं होती थी। और यहाँ तो पल पल इस सुनहरे पिंजरे में हर सांस बोझे लगती है। उसकी टांगें वजूद का बोझ उठाने से मजीद इनकारी हुई थी। करीब था कि वो गिरती हुई दो मजबूत हाथों से उसे नरमी से संभाला था। जाना पहचाना लम्स था। रिक्शा ने आंखें मीच कर फिर से खोली थी और गुजरता वक्त उसे आने वाले वक्त का इम्तहान का कुर्ब दे रहा था। यह अचानक कैसे आ गए, उसने सोचा। उनका कमरा है, कहीं से भी आ सकते हैं। अपने सवाल का जवाब खुद ही दिया था। ये शर्जिया खामोशी से उसका हाथ हमें सोफे तक लाया था और धीरे से बिठा के होली से पानी का गिलास थमाया था। रिक्शा ने घोंट पानी पीते हुए उसे देखा और सफ़ेद आरामदेह शलवार कमीज में ये शर्जिया की शानदार शख्सियत इस घरेलू अंदाज में मज़ीद नुमायाँ हुई थी। उसकी नज़रों का इर्तिकाज़ यशर को महसूस हुआ था। वह धीरे से उसकी जानिब देखकर मुस्कुराया था। रिक्शा ने जिनब के रुख मोड़ा था और उसे समझ नहीं आ रही थी कि अब वो क्या करे। वो दुल्हन बनी, यशर की दुल्हन अपना हक रखती थी। हक से मुंह नहीं मोड़ा जाता। यशर ने बाएं हाथ का अंगूठा उसकी थोड़ी की तरीक करते हुए रिक्शा का रुख अपनी जानिब किया था। हक रिक्शा फातिमा, आपने हक बख्शवा दिया। अब आप बीबी हैं और दुनियावी मामला से परे। अब आपकी ज़िंदगी बरसों पुरानी कोई सदाइयात बनकर ज़हन के दरीचे पे उतरी थी। उसके नाजुक वजूद पे एक ज़ोरदार झटका लगा था। मैंने तो अपना हक बख्शवा दिया, तो फिर ये सब। रिक्शा वैक्शन से हुई थी। ये सिंगार, ये अरूसी लिबास किस फन फिलाए